दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता और ना ही टच करता। दूसरी बात यह है, किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कराओ तो वर्क जीरो हो जाता है। क्यों होता है वर्क जीरो? क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू चेंज इन वोल्टेज। कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ना ही टच कर सकता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टच कर सकती है पर इक्विपोटेंशियल सरफेस टच नहीं करता। टच करने के बाद भी एक पॉइंट कॉमन हो जाएगा और कॉमन पॉइंट पर दोनों वोल्टेज बराबर नहीं हो सकते, कोई एक ही हो सकते। इसलिए ना तो ये टच कर सकता है ना ही इंटरसेक्ट कर सकता है। किसी भी अमाउंट ऑफ चार्ज को अपन कैसे भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, कोई जरूरी नहीं कि सरफेस ऐसा लीनियर ही हो, प्लेनर हो सकते हैं, सरफेस जिगजैग हो सकते हैं, कैसे भी कर्व हो, अगर इक्विपोटेंशियल कर्व है तो उसमें किसी भी अमाउंट ऑफ चार्ज को आप लेके जाए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में तो किसी प्रकार का कोई वर्क डन नहीं होने वाला। तो ये दो पॉइंट ऐड करना, लिखें। इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट नॉर टच ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट नॉर टच ईच अदर। नॉर टच ईच अदर। दूसरा पॉइंट, वर्क डन टू मूव एनी अमाउंट ऑफ चार्ज between any two point on equipotential surface, between any two point on equipotential surface is always zero, is always zero। ये दोनों डायग्राम बना दीजिए आप। is always zero for equal charge placed at the corner of square frame of side line A for equal charge placed at the corner of square frame of side length A, another charge placed at center, find the ratio मतलब Q by capital Q for system to be in equilibrium, system to be in equilibrium, system to be in equilibrium। देखिए बंधु लोग, सिस्टम को इक्विलिब्रियम रहने का मतलब ये हुआ कि सभी कुछ इक्विलिब्रियम में। तो पहले सेंटर वाले को ही सोच लेते, ये वाला इधर रिपेल करेगा, ये वाला इधर रिपेल करेगा, ये वाला इधर रिपेल करेगा और ये वाला इधर रिपेल करेगा, सभी एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो ये सेंटर पर रहने वाला चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा हमेशा ही, अगर सभी चार्ज बराबर है और साइड का लेंथ ए है तो। नेचर से कोई लेना देना नहीं है चार्ज के, ये हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब कॉर्नर की बात करूंगा तो यहाँ से ये वाला चार्ज जिस सिचुएशन में है वैसा ही सिचुएशन में ये वाला, मतलब सभी चार्ज एक जैसे ही है। तो आप या तो चारों को चेक करो या तो एक को चेक कर लो। अगर एक को चेक कर लिया और एक इक्विलिब्रियम में रह गया तो चारों इक्विलिब्रियम में माना जाएगा। तो मैं एक को चेक करता हूँ। इस पे इसका फोर्स इधर की तरफ नाम देता हूँ, मान लो F, वैल्यू होगी क्या K Q बाय A का स्क्वायर। उसी तरीके से इसका रिपल्सिव फोर्स इधर की तरफ, उसका भी नाम F दे दूंगा क्योंकि डेटा तो सेम ही होने वाला। ये जो डायगोनल वाला चार्ज है वो भी इसे रिपेल करेगा, उसका नाम मैं F1 दे देता हूँ, जो कि वैल्यू मैंने पहले भी लिख चुका हूँ K Q बाय √2A का स्क्वायर। तो अगर ये तीनों फोर्स को देखें तो इस तीनों फोर्स का रिजल्टेंट इधर की तरफ काम आएगा। उसको काउंटर करना चाहिए ये वाला चार्ज, तो वो तब काउंटर कर पाएगा जब ये चार्ज अट्रैक्टिव नेचर का होगा, नाम दे देता हूँ F2। अब अट्रैक्टिव नेचर तभी हो सकती है जब चार्ज का साइन जो है वो क्या हो, अपोजिट हो। मतलब ये कॉर्नर पे रहने वाली सभी चार्ज अगर पॉजिटिव है तो सेंटर पे रहने वाली चार्ज, और अगर कॉर्नर पे रहने वाली सभी चार्ज नेगेटिव है तो ये वाला चार्ज पॉजिटिव, मतलब अपोजिट नेचर का। मान लेते हैं ये प्लस है ये माइनस है, उल्टा भी मान सकते हैं, इसे प्लस और इसे माइनस मान सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो रेशियो होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव नेचर है और दूसरा नेगेटिव नेचर। अब पहले अमाउंट की बात कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड कितना होगा रेशियो का। तो अगर आप इस पॉइंट को समझो तो देखो इधर की तरफ मैंने बोला F2 का डेटा होने वाला है K कैपिटल Q स्मॉल q
बाय डायगोनल का आधा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होगी डायगोनल का हाफ। डायगोनल होता है √2 है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा a बाय √2, a बाय √2 का स्क्वायर। और इस पॉइंट पे अगर ये बाकी 3 फोर्स को देखो तो पहले भी मैं निकाल चुका हूँ, इस दोनों का दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो f और f का √2f हो जाएगा इधर की तरफ, तो ये वाला डायरेक्शन में √2f प्लस f1 होगा, मतलब इधर की तरफ हम कह सकते हैं कि √2f प्लस f1 होगा। न्यूमेरिकली ये दोनों को इक्वल होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। इक्वल कहने का मतलब लेफ्ट साइड में मैं अगर रखता हूँ k कैपिटल Q स्मॉल q बाय a बाय √2 का स्क्वायर, तो यह जगह a स्क्वायर बाय 2 ऊपर चला गया, यहाँ पर √2 f की जगह k q बाय a स्क्वायर प्लस f1 की जगह k कैपिटल Q बाय 2a का स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे तो k q कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर वगैरह भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया 2 स्मॉल q लेफ्ट साइड में, राइट साइड में बच गया √2 कैपिटल Q प्लस यहाँ बच जाएगा कैपिटल Q बाय 2। अब यहाँ से कैपिटल Q कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस 1 बाय 2 और ये हो गया 2q। हमको निकालना है q बाई क्यू, स्मॉल q बाई कैपिटल Q, तो ये 2 इधर जाके डिवाइड होगा, 2√2 प्लस 1 बाई 2 जा, ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू। तो जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, फाइनल आंसर बोलेंगे q बाई क्यू होना चाहिए माइनस 2√2 प्लस 1 बाय 4, ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। मुझे लगता है सभी को समझ गया होगा, कितने लोगों को समझा बताओ तो, जो नए हैं उनको क्लियर है? ठीक, चलो बनाओ। और अगर ऐसा हो गया तो 3 चार्ज वाला आपको देता हूँ जो आप बनाएंगे। जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सभी कॉर्नर पे मैंने नेगेटिव नेचर का क्यू रख दिया और सेंट्राइड पे स्मॉल क्यू रख दिया, साइड लेंथ a और सिस्टम इन इक्विलिब्रियम स्मॉल क्यू बाई कैपिटल Q की वैल्यू। जो सब आपको डाउट हो सकते हैं वो मैं करा देता हूँ क्लास में। ये बन जाए तो ये वाला भी बनाना। रेगुलर हेक्सागोन तो कॉर्नर पे हमने 6 चार्ज रख दे रहे, इक्वल चार्ज सेंटर पे रख रहे Q। सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहना है, Q बाई Q का रेशियो क्या होगा, अगर ये 3 वाले को बनाना हो, ये वाला तो इक्विलिब्रियम में रहना, किसी एक कॉर्नर को चेक कर लेना, ये वाला रिपल्सन फोर्स इधर की तरफ, ये वाला रिपल्सन फोर्स इधर की तरफ, F का जो मैग्नीट्यूड होने वाला K इंटू Q बाय Q इंटू बाय a स्क्वायर। ये एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा, इसकी रिजल्टेंट इधर की तरफ हो जाएगी F और F का √3F एक्चुअली में 60 डिग्री अगर एंगल होता है तो, और इसको ये काउंटर करना चाहिए वाला फोर्स F1, तो आपको बराबर करना है √3F इक्वल टू F1, ऐसा करना, √3F मतलब √3 K Q बाई a का स्क्वायर, F1 का मतलब K Q बाई ये वाला जो डिस्टेंस है R, मैंने पहले बताया था पिछले दिन, ये होता है a बाई √3, सेंट्रॉइड से वर्टेक्स तक की दूरी, तो a बाई √3 का स्क्वायर। सॉल्व करो बस, एक Q कैंसिल हो जाएगा, √3Q बाई a स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा स्मॉल q बाई a स्क्वायर बाई 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ a स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, √3Q इक्वल टू 3Q, ये कैंसिल होकर के √3 बच जाएगा, Q इक्वल टू √3Q, इसलिए स्मॉल q बाई कैपिटल Q 1 बाई √3 हो गया आंसर। माइनस साथ में बोलना पड़ेगा क्योंकि नेचर अपोजिट होना चाहिए। इसमें निकालना है इसका रिपल्सन फोर्स, इधर की तरफ नाम देता हूँ F, वैल्यू उसका मैग्नीट्यूड होगा K Q बाई a स्क्वायर, इसका भी रिपल्सन फोर्स वही डेटा होगा F, फिर इसका रिपल्सन फोर्स होगा, नाम देता हूँ F1, इसी तरीके से इसका भी रिपल्सन फोर्स होगा, नाम देता हूँ F1, दोनों वैल्यू सेम होगा, ये F1 का मैग्नीट्यूड होने वाला K Q इंटू Q बाय, ध्यान रखना अगर ये A है ये A है तो ये होता है √3A, ये भी हो जाएगा √3,
मतलब रेगुलर हेक्सागोन में पहले दूसरे के बीच का साइड लेंथ ए है तो पहले तीसरे पॉइंट का √3 होता है और पहले चौथे पॉइंट का 2a हो जाता है। मैंने शायद बताया हूँ कि √3a का स्क्वायर। ये भी F1 का डेटा वही होगा, इसलिए दोनों का नाम F1 दे दिया। और तीसरा जो फोर्स होगा एक और, इसका नाम मैं F2 दे देता हूँ। ये सभी एंगल बराबर होंगे, टोटल 120 एंगल होगा। तो ये 30, ये भी 30, ये भी 30 और ये भी 30। इस सब को काउंटर ये वाला अट्रैक्टिव फोर्स करना चाहिए अपोजिट नेचर का, इसका नाम F3 दे देता हूँ। अब आप सोचो, उस F3 की वैल्यू मैं पहले लिख देता हूँ। जो F3 की वैल्यू रहेगी वो K इंटू Q बाय A का स्क्वायर होगा। और ये जो F2 है वो वहाँ का है तो K इंटू Q बाय 2A का स्क्वायर। वेक्टर के हिसाब से रिजल्टेंट पता करने का प्रयास करेंगे। जब देखो इसका निकालोगे तब को क्या समझ में आएगा, यही कि इधर की तरफ ऐसे F है, ये F1, ये F1 और ये F2 और ये F3। देखो जिसके बीच का एंगल 120 होता है उसका रिजल्टेंट जो है वो 1 के बराबर होता है। मतलब ये F3 अगर इधर है तो इस दोनों को अगर देखोगे तो इसके बीच का एंगल 120 है, तो उसका रिजल्टेंट बिल्कुल मिडिल है, मतलब इधर की तरफ, जिधर की तरफ F2 है उधर की तरफ दोनों का रिजल्टेंट F हो जाएगा। क्योंकि वेक्टर का कॉन्सेप्ट है कोई भी दो फोर्स अगर बराबर हो और बीच में 120 डिग्री का एंगल हो तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में होता है, 1 के बराबर हो जाता है। अब इस दोनों को देखेंगे तो इसके बीच का एंगल 60 डिग्री है, ये 30 और ये 30। अगर दो वेक्टर बराबर हो और दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री हो, सॉरी 60 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट बिल्कुल मिडिल में होता है और वो होता है √3 टाइम्स ऑफ ए। इसका मतलब इस दोनों का इधर ही की तरफ ही हो जाएगा और वो हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ F1। तो कुल मिलाकर के एक डायरेक्शन में 3 फोर्स है, F2, F और √3 F1, जिसे वो काउंटर करना चाहिए। इस पूरे फोर्स को ये काउंटर करना चाहिए। अब डेटा रख देते, F2 की वैल्यू निकाले हमने, बताओ K इंटू Q बाय 2A का स्क्वायर मतलब 4A स्क्वायर। F का वैल्यू भी निकाले हमने, K इंटू Q बाय A का स्क्वायर। √3 F1 की वैल्यू भी निकाले हमने, K इंटू Q बाय F1 का वैल्यू √3A का स्क्वायर मतलब 3A का स्क्वायर। ये सब F3 के द्वारा काउंटर होना चाहिए। F3 बोले तो K बाय A का स्क्वायर। अब आप सॉल्व कर लो इसके आगे सभी लोग। A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, KQ ये हो जाएगा कैपिटल Q बाय 4 प्लस कैपिटल Q, √3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो नीचे बच जाएगा √3 इक्वल टू बच जाएगा Q। इसमें से Q कॉमन ले लेंगे, 1/4 प्लस 1 बाय √3 की वैल्यू स्मॉल Q। इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आएगा 4√3, यहाँ √3 प्लस 4√3 प्लस 4 इक्वल टू स्मॉल Q बाय कैपिटल Q। ये हो गया आंसर। इसमें ऐसे 3 ही फोर्स पूछ सकते हैं, 3 ही कंसेप्ट हो सकता है, स्क्वायर, ट्रायंगल और हेक्सागोन। हो गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा सा ही सवाल है, आपको आता भी होगा। देखो, चार्ज Q डिवाइडेड इंटू टू पार्ट separated by some fixed distance. Charge Q divided into two parts separated by some fixed distance. Find the ratio of two part so that force between them becomes maximum. Ratio 1:1, हाँ बराबर। एक छोटा सा ही सवाल है, जरूर देखे होंगे। एक चार्ज Q है, इसे दो पार्ट में डिवाइड करना है। मान लो एक पार्ट को x कह देता हूँ, दूसरे पार्ट को Q माइनस एक्स बोलना पड़ेगा। अब इसके बीच का सेपरेशन जो है मान लेते हैं R है, मेरा फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए। तो जो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी K इंटू Q माइनस एक्स
इंटू एक्स बाय आर स्क्वायर होना चाहिए। किसी भी चीज़ को मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए उसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। इसे चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं के आर स्क्वायर क्यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमको एक्चुअली में एक्स बाय क्यू माइनस एक्स का रेशियो निकालना है, दोनों पार्ट का चार्ज का रेशियो। तो कोई भी चीज़ को मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए उसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। हाँ, वेरिएबल एक्स है तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 0 होना चाहिए। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे ये टर्म कांस्टेंट, के बार स्क्वायर कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x इक्वल टू 0। अब इसे 0 कर देंगे तो क्यू इंटू 1 हो जाएगा। एक्चुअली में क्यू माइनस 2x की वैल्यू होनी चाहिए 0, क्यू इक्वल टू होना चाहिए 2x, तो x की वैल्यू होनी चाहिए क्यू बाय 2। तो दोनों चार्ज बराबर बराबर होने चाहिए। अगर ये रेशियो निकालोगे तो क्यू बाई 2 और नीचे में भी क्यू बाई 2, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। रेशियो हो जाएगा 1:1। और अगर चार्ज की बात करेंगे तो दोनों आधा आधा हो जाएगा। लिख लो। अब सवाल में अगर रेशियो पूछा तो ये आंसर है, चार्ज पूछा तो ये आंसर है। Several charge, each value capital Q, several charge, each value capital Q, placed on x-axis, at 1 meter, 2 meter, 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter and so on. Find the total potential at origin. सेवरल का मतलब आप यहाँ बहुत सारे समझना, मतलब इनफाइनाइट समझना। निकालो पोटेंशियल एट ओरिजिन। तो पोटेंशियल एट ओरिजिन अगर निकाला जाए, पोटेंशियल फॉर्मूला के क्यू बाय, पहले वाले चार्ज के लिए के क्यू बाय 1, दूसरे वाले के लिए के क्यू बाय 2, तीसरे वाले के लिए के क्यू बाय 4 प्लस के क्यू बाय 8 प्लस सो ऑन टू इनफाइनाइट। यहाँ से के क्यू कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस सो ऑन टू इनफाइनाइट। ये जीपी हो गया। और इनफाइनाइट ये जीपी होगा जिसका पहला टर्म ए की जगह पे 1 है और कॉमन रेशियो आर की जगह 1/2 है। तो जीपी में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला आता है a/1 माइनस आर। यही लगाना है। ये हो गया के क्यू, ए की जगह 1/1 माइनस आर, तो 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 बचेगा, जो कि ऊपर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा। पोटेंशियल हो गया 2 के क्यू। स्टार लगा लेना क्वेश्चन। Along x-axis, infinite number of charge each value q. Along x-axis, infinite number of charge each value q placed at 1 meter, 3 meter, 5 meter, 7 meter and so on and so on and infinite number of charge each value minus q, each value minus q, minus q placed on x-axis at 2 meter, 4 meter, 6 meter, 2 meter, 4 meter, 6 meter, 8 meter and so on. Find the total potential at origin. Find the total potential at origin. देखो प्लस क्यू है 1 मीटर पे, फिर प्लस क्यू है 3 मीटर पे, मतलब माइनस क्यू है 2 पे, फिर माइनस क्यू है 4 पे, प्लस क्यू है 5 पे, माइनस क्यू है 6 पे, प्लस क्यू है 7 पे, माइनस क्यू है 8 पे, सो ऑन टू इनफाइनाइट। ऐसा ट्राई करो जरा सा, कोई बना सकते हैं? चलो ठीक है, मैं बनाता हूँ। पोटेंशियल एट ओरिजिन, पहले प्लस वाला लिखता हूँ। आपको मैंने पहले बताया था कि पोटेंशियल कैलकुलेशन में चार्ज को विद साइन रखते हैं। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन में चार्ज को विद साइन रखते हैं, फोर्स और फील्ड की कैलकुलेशन में विदाउट साइन रखते हैं चार्ज को।
तो इसलिए हमको प्लस वाला पहले लिख देता हूँ, माइनस वाला है तो माइनस लिखना पड़ेगा, इसलिए माइनस वाले को अलग से लिखूंगा। या फिर एक साथ पहले लिखता हूँ, k3/1 प्लस k इंटू माइनस q/2 प्लस k इंटू q/3 प्लस k इंटू माइनस q/4 प्लस k इंटू q/5 प्लस k इंटू माइनस q/6, ऐसा चलता रहेगा टू इनफाइनाइट। इसमें से k3 कॉमन हो जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 सो ऑन टू इनफाइनाइट। देखना ध्यान से, log 1 प्लस एक्स एक एक्सटेंशन है जिसकी वैल्यू होती है 1 माइनस x² 2 प्लस x³ 3 माइनस x⁴/4 प्लस x⁵/5 माइनस सो ऑन टू इनफाइनाइट। ये log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन है। अगर x की जगह हम 1 रख दें तो यही वाला सीक्वेंस आ जाएगा, देखो आएगा ना। हाँ, अगर x की जगह 1 रख दें यही वाला सेम सीक्वेंस आ जाएगा, मतलब सबको हम log 1 + 1 कर सकते हैं। 1 + 1 मतलब 2, तो जिसका जो आंसर हो गया वो हो गया k³ log 2। आपको नहीं ये एक्सपेंशन ध्यान रखना चाहिए, कभी कभी जरूरत पड़ेगी। log 2 का 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 1 टू इनफाइनाइट, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन, फाइंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट बिटवीन टू चार्ज, फाइंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट बिटवीन टू चार्ज separated by same distance, separated by same distance, same नहीं sum SOM, separated by some distance where electric field 0, E equal to 0, electric field 0 or force on any charge becomes 0, force on any charge becomes 0। दो चार्ज है हमारे पास, मान लो एक कैपिटल Q और एक स्मॉल q, इसके बीच का डिस्टेंस d है। इसके बीच में कहीं पर भी इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढना था। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल सकता है, इसी सवाल को तीन तरीके से पूछ सकता है। या तो बोलेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करो, या तो बोलेगा एक ऐसा पॉइंट फाइंड करो जहां कोई भी चार्ज रख दे तो उस पर फोर्स 0 है, या फिर एक ऐसा पॉइंट फाइंड करो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। तीनों तरीके से पूछ सकता है, सवाल एक ही हुआ। ये दो चार्ज है, इसके बीच का सेपरेट डिस्टेंस d है। अब कहीं पर भी आप जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करो। अगर आप इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करोगे तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, पहले समझ लो इस बात को। अगर ये चार्ज का नेचर सिमिलर है, मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो, और अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव हो, सिमिलर नेचर अगर है तो जो पॉइंट मिलेगा इक्विलिब्रियम वाला वो बिटवीन द चार्ज मिलेगा। और अगर चार्ज का नेचर अपोजिट है तो बिटवीन द चार्ज वो पॉइंट नहीं मिलेगा, चार्ज के बाहर मिलेगा, मतलब या तो लेफ्ट साइड में या तो राइट साइड में। ठीक है, जहाँ कहीं भी मिलेगा, बीच में नहीं मिलेगा, अपोजिट नेचर चार्ज में। इसका जो सभी डेरिवेशंस केस करने के बाद जो कैलकुलेशंस करके फॉर्मूला आता है वो आता है, वो जो डिस्टेंस x है उसका वैल्यू बताओ, रूट स्मॉल q इंटू डी बाय रूट कैपिटल Q प्लस या माइनस रूट स्मॉल q। बराबर है क्या? बोलो, किसी को याद है? हाँ बोलो। यानी क्या है? हाँ तो बात तो वही हुआ ना, रेशियो हम निकाल देंगे तो ठीक है। इसमें ये वाला जो चार्ज है स्मॉल q वो छोटा चार्ज है, और ये वाला जो चार्ज है वो बड़ा चार्ज है। अब बड़ा चार्ज मतलब मैग्नीट्यूड में बड़ा की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर प्लस माइनस को नहीं देखना है। बड़ा चार्ज किसके हिसाब से? तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से आपको देखना है। और ये जो x है ये डिस्टेंस फ्रॉम छोटा चार्ज है, डिस्टेंस फ्रॉम छोटा चार्ज, छोटे चार्ज से दूरी है। ठीक है, अब इसमें प्लस कब यूज करना है, माइनस कब यूज करना है? जब चार्ज सिमिलर होगा तो प्लस यूज करना है, और जब चार्ज अपोजिट नेचर का होगा तो
माइनस यूज करना, प्लस सिमिलर चार्ज के लिए और माइनस अनसिमिलर चार्ज के लिए। अनसिमिलर चार्ज के लिए, ठीक है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मैं इसे रूट क्यू से डिवाइड करूँ तो यहाँ क्या बचेगा 1, और रूट कैपिटल क्यूब है रूट स्मॉल क्यूब, उसे मान लो n लिख देते, तो d बाय n प्लस माइनस 1 भी कह सकते हैं आप। यहाँ पर n का वैल्यू आपको रखना पड़ेगा रूट कैपिटल क्यूब है स्मॉल क्यूब, मतलब अगर आपको रेशियो निकालना है तो, जिसमें प्लस फिर सिमिलर चार्ज होगा तो, और माइनस फिर अनसिमिलर चार्ज होगा तो। अब इसमें ध्यान रखना है x जो है डिस्टेंस फ्रॉम छोटा चार्ज है, उसमें भी डिस्टेंस फ्रॉम छोटा चार्ज किधर की तरफ होगा, तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर सिमिलर नेचर का चार्ज है तो वो पॉइंट बीच में होगा कहीं पर भी बिटवीन द चार्ज, और अगर चार्ज अपोजिट नेचर का है तो आउटसाइड द चार्ज। मतलब सिमिलर चार्ज में इक्विलिब्रियम पॉइंट बिटवीन चार्ज मिलेगा आपको, और अनसिमिलर में इक्विलिब्रियम पॉइंट आउटसाइड चार्ज मिलेगा आपको। चलो इतनी बातें लिख डालो आप। दो चार सवाल दे देता हूँ। फाइंड इक्विलिब्रियम पॉइंट, 10 कूलम 3 कूलम 4 मीटर, 10 कूलम माइनस 2 कूलम 5 मीटर, माइनस 6 कूलम माइनस 3 कूलम 3 मीटर।